हमारी एक राइटर है, नाम है कुसुम, बॉलीवुड की दीवानी। खाली टाइम में वो फिल्में ही देखती मिलती हैं, पर उन्हें फाइनेंस का कितना ज्ञान है इसके बारे में मुझे उतनी ही श्योरिटी है जितना एलॉन मस्क को ट्विटर को लेकर है। मैंने पहले ही कुसुम का नाम लेकर वैधानिक चेतावनी दे दी है, क्योंकि इस शो की स्क्रिप्ट वही लिख रही है। तो अगर आपको कभी लगे कि वीडियो में फाइनेंस मिस हो रहा है और बॉलीवुड फिलॉसफी ज्यादा हो रही है, तो ऑल क्रेडिट गोज टू कुसुम। तो चलिए इस चेतावनी के साथ शुरू करते हैं अपना ब्रांड न्यू शो, जिसका नाम है पैसा बर्बाद। हेलो, मैं हूं मेधा और शुरू हो चुका है जोश मनी के खास शो पैसा बर्बाद का पहला एपिसोड। इस शो में हम बात करेंगे उन कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशन की जिनको जिंदगी ना मिली दोबारा। और आज बात होगी राज कपूर की सुपर हिट फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की। क्या यार कुसुम, काटो इसको। तो आज बात होगी सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज की। हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। यही किया सत्यम कंप्यूटर्स ने, जो एक वक्त में देश और शेयर मार्केट की सबसे बड़ी आईटी कंपनी हुआ करती थी। ये कंपनी जब डूबी तो अकेली नहीं डूबी, इसने अपने लाखों शेयर होल्डर्स को भी बर्बाद कर दिया। शुरू करते हैं सत्यम के फाउंडर रामलिंगा राजू की कहानी से। रामलिंगा की कहानी शुरू होती है आंध्र प्रदेश के एक छोटे से कस्बे से। किसान परिवार में जन्मे रामलिंगा राजू पढ़ाई में बहुत तेज थे। बीकॉम करने के बाद एमबीए करने के लिए अमेरिका चले गए। लौटे तो बिजनेसमैन बनने के सपने के साथ। उन्होंने शुरू किए अलग अलग बिजनेस, होटल का बिजनेस, रुई से धागा बनाने का बिजनेस, पर ये बिजनेस नहीं चले। टीवीएफ पिक्चर्स में एक डायलॉग है, कमरे में अंधेरा है और आपको बल्ब जलाना है ना, तो स्विच बोर्ड पे हाथ पैर मारते रहोगे ना, तो किसी ना किसी स्विच से तो लाइट जल जाएगी बॉस। इसी फंडे पर चलते हुए रामलिंगा राजू ने तीसरा अटेम्प्ट मारा और रियल एस्टेट में कदम रखा। कंपनी का नाम था मेटास। ये वाला नाम आपको याद रखना होगा, सत्यम घोटाले का बड़ा कीवर्ड है। वैसे अंग्रेजी में उल्टा लिखा हुआ सत्यम है। आई वंडर कोई आदमी अपनी पहली कंपनी का नाम उल्टा क्यों रखेगा? मे बी उन्हें हमेशा से उल्टी सीधी चीजें करने का शौक है। होटल, फैब्रिक, रियल एस्टेट के बाद राजू ने आईटी सेक्टर में कदम रखा। 1987 में उन्होंने शुरू की सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज। ये उन दिनों की बात है जब भारत में आईटी सेक्टर इतना मजबूत नहीं हुआ था। नाम सत्यम रखा और काम उसी पर ये पूरा एपिसोड है। कंपनी चल पड़ी। 1991 में कंपनी शेयर मार्केट में लिस्ट हुई और फिर शुरू हुई अपने को रियल लाइफ में मनी करने की रेस। अब एक कंपनी को शेयर मार्केट में लिस्ट करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, ये समझना है तो आप हमारा नया शो जब डीमैट जरूर देखिएगा। आते हैं सत्यम की कहानी पर। तो ये वो टाइम था जब भारत में किसी को भरोसा नहीं था कि आईटी सेक्टर का कुछ भी हो सकता है। इन्वेस्टर्स को पैसा डूबने का डर था, ऐसे में वो पैसे लगाने में झिझक रहे थे। लेकिन सत्यम कंप्यूटर्स के काम को देखकर भारत सरकार को उसमें फॉरेस्ट गंप जैसा पोटेंशियल दिखा। सरकार ने सत्यम को हेलो बोला और कंपनी 4x की स्पीड से आगे बढ़ी। 2000 आते आते सत्यम कंप्यूटर्स बन गई देश की चौथी सबसे बड़ी आईटी कंपनी। कट टू 2006, सत्यम कंप्यूटर्स का टर्नओवर हो गया $1 बिलियन, यानी कंपनी बन गई यूनिकॉर्न। अब रामलिंगा राजू अपना फॉरेस्ट गंप वाला मैं आगे आगे दुनिया पीछे पीछे वाला फेज एंजॉय कर रहे थे। 2 साल के अंदर यानी 2008 तक कंपनी का टर्नओवर डबल हो गया था। सत्यम कंप्यूटर्स भारत की नंबर 1 आईटी कंपनी बन चुकी थी और दुनिया के 60 से ज्यादा देशों में बिजनेस कर रही थी। फिर टाइटैनिक आइसबर्ग से टकरा गया। 2008 आते आते बुलंदियों पर पहुंचे सत्यम कंप्यूटर्स पर उसी साल दिसंबर में वर्ल्ड बैंक ने बैन लगा दिया। 1-2 नहीं, पूरे 8 साल के लिए। वर्ल्ड बैंक ने कहा कि कंपनी का कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब है। ये चौंकाने वाली खबर थी, क्योंकि बैन से कुछ महीने पहले ही WCFCG यानी वर्ल्ड काउंसिल फॉर कॉर्पोरेट गवर्नेंस ने सत्यम कंप्यूटर्स को गोल्डन पीकॉक अवार्ड से नवाजा था। कॉर्पोरेट गवर्नेंस यानी वो सिस्टम जिससे एक कंपनी चलती है। अभी बैन की खबर की शॉक वैल्यू खत्म भी नहीं हुई थी कि एक नया गोलमाल सामने आ गया। रामलिंगा राजू ने जनवरी 2009 में कंपनी के चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने सेबी को एक चिट्ठी लिखी जिसने केवल चौंकाया नहीं, तहलका मचा दिया। उन्होंने लिखा था कि कंपनी कई सालों से भारी नुकसान में है, लेकिन उन्होंने नुकसान की बात बाहर नहीं आने दी और कंपनी को प्रॉफिट में दिखाते रहे।
ताकि मार्केट में कंपनी बड़ी बनी रहे। उन्होंने उस चिट्ठी में ये स्वीकार किया कि 7,000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट उन्होंने अलग अलग तरीकों से मैनिपुलेट किया था। ये भूचाल कितना बड़ा था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सत्यम के शेयर्स 544 रुपए से गिरकर 10 रुपए पर आ गए थे और निवेशकों को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। तो क्या रामलिंगा राजू का हृदय परिवर्तन हुआ था, जो बिना किसी दबाव के उन्होंने इतना बड़ा घोटाला कन्फेस कर लिया? अरे नहीं, ऐसे थोड़ी ना होता है। किस्सा कन्फेशन का कुछ ऐसे है कि 18 दिसंबर 2008 को सत्यम कंप्यूटर्स के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कृष्णा पेलेपू को जोसेफ इब्राहिम अकाउंट के एक नाम से एक मेल आता है। मेल करने वाले व्यक्ति ने अपनी पहचान छुपाने के लिए ये अकाउंट बनाया था। ये व्यक्ति इस घोटाले का विसल ब्लोअर था। उसने दावा किया था कि वो सत्यम के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स में से एक है और वो वर्ल्ड बैंक के साथ कंपनी की डील में भी शामिल था। मेल में उसने लिखा था कि कंपनी की बैलेंस शीट में बहुत गड़बड़े हैं और कंपनी के पास कोई लिक्विड एसेट नहीं है। लिक्विड एसेट माने वो संपत्ति जिसे कम समय में कैश में तब्दील किया जा सकता है। उदाहरण के लिए आपके घर में रखा सोना एक लिक्विड एसेट है। बहरहाल ये मेल कृष्णा पेलेपू ने कंपनी के दूसरे डायरेक्टर्स को फॉरवर्ड किया। मेल रामलिंगा राजू को भी भेजा गया, जिन्हें ईमेल आने के बाद लगातार कॉल्स आ रहे थे। कंपनी की ऑडिट कमेटी की मीटिंग तय हुई। मीटिंग 29 दिसंबर से पोस्टपोन होकर 10 जनवरी को शेड्यूल हुई। अब घोटाले को छुपाना रामलिंगा राजू के लिए मुश्किल हो रहा था। 10 जनवरी की मीटिंग में उन्होंने खुद पर लगे आरोपों पर जवाब देना था, लेकिन उससे 3 दिन पहले ही यानी 7 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा देकर खुद ही फर्जीवाड़े का खुलासा कर दिया। जांच में क्या क्या सामने आया? फरवरी 2009 में सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ली। 1 साल के अंदर सीबीआई ने रामलिंगा राजू और कंपनी से जुड़े 9 और लोगों के खिलाफ 3 चार्जशीट फाइल की, जिन्हें बाद में मर्ज किया गया। जांच में सामने आया कि घोटाले 2002 से 2008 के बीच हुए। इस दौरान कंपनी ने 5,253 करोड़ रुपए की फर्जी कमाई दिखाई। यानी 2006 में जब सत्यम की यूनिकॉर्न बनने के ढोल पीटे जा रहे थे, तब उसका रेवेन्यू आधे यूनिकॉर्न जितना भी नहीं था। हाँ रे, सपना टूटा है तो दिल भी जलता है, पर दिल का जलना अभी बाकी है मेरे दोस्त। जांच में ये भी सामने आया कि सत्यम ने कागजों में अपना प्रॉफिट मार्जिन 26% दिखाया था, जबकि असल में वो केवल 3% था। प्रॉफिट मार्जिन में झोल का ये खेल फर्जी बिल बनाकर दिखाया जा रहा था। होता क्या था कि कंपनी में 2 तरह के बिल बनाए जाते थे। एक पर H मार्क बना होता था और दूसरे पर S मार्क बना होता था। H मार्क का मतलब था हाइड, यानी ऐसे बिल छिपाने के लिए होते थे, और S का मतलब था C, यानी ऐसे बिल जो दिखाने के लिए होते थे। H मार्क वाले बिल की संख्या हजारों में थी, जिनकी कुल कीमत तकरीबन 5100 करोड़ रुपए थी। ये बिल हर दिन नहीं बनाए जाते थे, बल्कि हर क्वार्टर के आखिरी महीने यानी मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर के कुछ खास तारीखों पर बनाए जाते थे। सीबीआई जांच में सामने आया कि कंपनी के दर्जन भर कर्मचारी इस हेरा फेरी को अंजाम देते थे और इन बिल्स को कंपनी की बैलेंस शीट में जोड़ दिया करते थे, ताकि कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाकर दिखाया जा सके। पर कंपनी को फायदे में दिखाने का पर्पस क्या था? रब ने बना दी जोड़ी में शाहरुख खान के कैरेक्टर को याद कीजिए। असल में वो कैसा होता है? एक सीधा साधा, अपने काम से काम रखने वाला, चुपचाप रहने वाला आदमी। उसे लगता है कि वो जैसा है उसको अनुष्का वैसे ही पसंद नहीं करेगी, तो वो अपना मेकओवर करता है, कपड़े अलग पहनता है, हेयर स्टाइल अलग बनाता है, मूंछें कटवा लेता है। अब शाहरुख 2.0 के साथ अनुष्का का कैरेक्टर बढ़िया वाइब करता है, उसके साथ अपना ज्यादा समय इन्वेस्ट करता है। इस कहानी में रामलिंगा राजू ने सत्यम को शाहरुख बना दिया ताकि प्रॉफिट दिखता रहे और कंपनी से इन्वेस्टर की रब ने मिला दी जोड़ी ना टूटे। कंपनी के बैलेंस शीट में खेल होता रहे, कंपनी फायदे में दिखती रहे और नतीजा ये हुआ कि स्टॉक मार्केट में कंपनी के शेयर्स उछाल पर रहे। स्टॉक मार्केट में शेयर्स के उछाल का मतलब ये कि रामलिंगा राजू के शेयर्स का दाम बढ़ते रहे। लोग फायदे की कंपनी समझकर सत्यम कंप्यूटर्स पर पैसा लगाते रहे और रामलिंगा राजू अपने शेयर्स बेच कर पैसे कमाते रहे। और केवल राजू नहीं, घोटाले में उनका साथ देने वाले, उनके करीबी और उनके परिवार के सभी इसी तरह मुनाफा कमाते रहे। राजू ने अपने शेयर्स बेचकर कितना कमाया, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनकी हिस्सेदारी जो शुरुआत में 16% की थी, वो घटकर 3% रह गई। अब ये तो कहानी सीधी लाइन में चली जा रही है,
पर अब इसमें आने वाला है बेवफाई का बड़ा वाला ट्विस्ट। आपको पता है सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज अभी जिंदा होती तो वो रामलिंगा राजू के लिए कौन सा गाना गा रही होती? जा रे जा हो हर जाई देखी तेरी दिलदारी, दिल देकर मैं कर बैठी दिल के दुश्मन से यारी। जी हाँ, वही गाना जिस बेचारी सत्यम कंप्यूटर्स ने इतने सितम झेले, असल में रामलिंगा राजू तो उसके साथ आई लव यू एज अ फ्रेंड खेल रहे थे, क्योंकि उनकी सच्ची मोहब्बत तो माइटास थी। माइटास वही कंपनी जिसको शुरुआत में मैंने आप सभी लोगों से याद रखने को कहा था। साल 2000 के बाद भारत में रियल एस्टेट सेक्टर में बूम आया। तब आंध्र प्रदेश में एक रूल होता था कि कोई भी कंपनी 58 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं रख सकती है। तो रामलिंगा राजू ने अपने परिवार के लोगों के नाम पर 300 से ज्यादा कंपनियां खोल डाली। इन कंपनियों के नाम पर हैदराबाद में 6000 एकड़ से ज्यादा जमीन उन्होंने खरीद ली। हैदराबाद में मेट्रो बनाने की तैयारी चल रही थी और किसी अंदर के आदमी ने रामलिंगा राजू को मेट्रो का पूरा रूट भी बता दिया था। तो रामलिंगा राजू ने मेट्रो रूट के आसपास वाली जमीन खरीदनी शुरू कर दी। मुझे तो ये रेस फिल्म चलती लग रही है, ट्विस्ट पर ट्विस्ट आई जा रहे हैं कहानी में। इतना तो मेरे ईयरफोन के तार नहीं फंसते जितने ये घोटाले फंसे हुए हैं। रामलिंगा राजू ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में भी बड़ा झोल किया था। सत्यम में कुल 40,000 लोग काम करते थे, लेकिन ऑन पेपर ये नंबर 53,000 था, यानी 13,000 एक्स्ट्रा। अब इन 13,000 फर्जी कर्मचारियों की सैलरी जो करीब 20 करोड़ रुपए महीना बैठती थी, वो भी रामलिंगा राजू खुद ही हड़प लेते थे। ये जो हर तरफ से कमाई हो रही थी उसे राजू लगाते थे रियल एस्टेट में, जमीन खरीदने में। चल तो सब कुछ प्लान के हिसाब से रहा था, पर 2008 में आई आर्थिक मंदी। रियल एस्टेट के चमकते सितारे बादलों में छुप गए। कई लोग ना जमीन खरीदते हैं और फिर उसे सहेज कर रखते हैं, इस उम्मीद में कि वो जमीन आड़े वक्त में काम आएगी या फिर आने वाली पीढ़ियों के काम आएगी। पर जिस आदमी ने पैसा कमाने के मकसद से 6000 एकड़ जमीन खरीद डाली और जिसे जमीन लिटरली मिट्टी में होती दिख रही हो, वो सोचिए क्या करेगा। सोचो हड़बड़ा जाएगा। इसी हड़बड़ी में रामलिंगा राजू की कहानी में हो गई गड़बड़। असल में हुआ यूं कि सत्यम कंप्यूटर्स का काम बढ़िया चल रहा था, तो माइटास को साइड में रख दिया, कंपनी अपने बेटों के नाम कर दी। अब सत्यम में जो भी फर्जी बिल बनाए जा रहे थे उसके पैसे माइटास में ही ट्रांसफर किए जाते थे। करीब 7,000 करोड़ का घोटाला माइटास के जरिए रामलिंगा राजू और उसके परिवार ने किया था, लेकिन उसके अलावा माइटास का कोई और काम नहीं था। टेक्निकली वो एक डेड कंपनी थी। तो 2008 में जब मंदी आई तब रामलिंगा राजू के दिमाग में एक और आइडिया आया। उन्होंने प्लान बनाया कि माइटास को सत्यम में ही मर्ज कर दिया जाए, जिससे रियल एस्टेट में हो रहे घाटे से छुटकारा पाया जा सके। इसके साथ ही माइटास की कीमत को 7,000 करोड़ बताकर उसे सत्यम की ही बैलेंस शीट में डालने का भी प्लान था, ताकि उसे सत्यम के स्टॉक और बढ़े। Value creation model. People can generate value from where they are sitting. अब तक रामलिंगा राजू अपुनीच भगवान है वाले मोड में चल रहे थे। उनका ये दाव चल जाता तो उनके अगले कुछ साल और आराम से कट जाते। 16 दिसंबर 2008 को कंपनी की बोर्ड मीटिंग में माइटास को एक्वायर करने यानी खरीद लेने का फैसला लिया गया। लेकिन 2 दिन बाद आए जोसेफ इब्राहिम के नाम के ईमेल ने रामलिंगा राजू के सारे प्लान्स पे पानी फेर दिया। उसके बाद क्या हुआ, क्या सजा हुई, ये सब ब्रीफ में जान लेते हैं। 2015 में हैदराबाद की एक अदालत ने रामलिंगा राजू और उनके 9 सहयोगियों को दोषी पाया था। रामलिंगा राजू को 7 साल की सजा सुनाई थी। ईडी ने रामलिंगा राजू द्वारा खरीदी गई 6000 एकड़ जमीन को सील कर दिया। हालांकि इसके अलावा उनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो उनके पास ही रही। रामलिंगा राजू के परिवार अभी भी हैदराबाद के सबसे अमीर परिवारों में गिना जाता है। सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज को महिंद्रा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया। जून 2009 में कंपनी का नाम बदलकर सत्यम महिंद्रा किया गया। साल 2013 में कंपनी को टेक महिंद्रा में पूरी तरह मर्ज कर लिया गया। घोटाला सामने आने के दौरान कंपनी के इंटरनल ऑडिटर रही PwC कंपनी पर अमेरिका की सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने $6 मिलियन यानी करीब 48 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। सत्यम घोटाला देश के सबसे बड़े कॉर्पोरेट फ्रॉड्स में से एक है, जिसमें एक व्यक्ति और उसके कुछ करीबियों के लालच में हजारों करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ। निवेशकों को 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ।
सत्यम में बहुत पोटेंशियल था पर उसे डुबा दिया गया। ये थी पैसा बर्बाद सीरीज की हमारी पहली कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बिजनेस से जुड़े ऐसे किस्सों और पैसा बनाने के छोटे छोटे ट्रिक्स जानने के लिए जोश मनी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में पैसा बर्बाद सीरीज के। तब तक के लिए नमस्कार।